जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है 9 तारीख और बार है शुक्रवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट और तमाम खबरें। तो साहब, इन दिनों सियासत में भी बहुत कुछ चल रहा है और ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो बहुत कुछ चल रहा है। कुल मिलाकर के ये है कि कोरोना तो लगता है कहीं ना कहीं अब साइड में हो गया और अब बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं साहब जो अलादीन के चिराग की तरह ऐसे निकल कर के आ रहे हैं, एक जिन की तरह, कि डरा भी रहे हैं और दहशत का माहौल भी पूरे प्रदेश में पैदा कर रहे हैं। चाहे वो दुष्कर्म की घटनाएं हों और या फिर कुछ ऐसी घटनाएं जिनके बारे में 21वीं सदी में सोचा ही नहीं जा सकता कि इस तरह की दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं या इस तरह के जो कृत्य हैं वो भी हिंदुस्तान में हो सकते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है साहब। पूरे प्रदेश में जो इस समय माहौल है ना साहब, ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना के बाद में लोगों में एक हीट, एक आक्रोश सा है साहब, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, बहुत सारी परेशानियों को लेकर के। जब आम आदमी सुबह घर से निकलता है ना तब से गुस्से में है साहब, और जब घर पहुंचता है ना तब तक वो गुस्से में ही पहुंचता है। कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है जैसे आम आदमी की ज़िंदगी से सुकून गायब हो चुका है। ये सबसे बड़ी बात है। चलिए, पर खबरें तो देनी है, दिन भर की तमाम अपडेट देनी है और बातें करनी है आपकी और हमारी। तो चलिए बातें करते हैं। और आज की अपडेट, सबसे पहले मैं राज्य स्तर पर जो अपडेट हैं वो आपको दे देता हूं कि मुख्यमंत्री आवास से बड़ी खबर आई है हमारे पास में कि एक तो गुर्जर आरक्षण को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय ने एक बैठक बुलाई है और उसमें चर्चा की जा रही है, विचार विमर्श किया जा रहा है, क्योंकि आगामी 17 तारीख को महापंचायत प्रस्तावित है साहब गुर्जर समाज की आरक्षण को और उनकी लंबित मांगों को लेकर के। और इसके अलावा सीएमआर में आज रीट की जो भर्ती परीक्षा है उसको लेकर के भी बैठक आयोजित की गई है और उसको लेकर के भी कोई रणनीति बनाई जा रही है। ये सीएम लेवल से या प्रदेश लेवल से आज हमारे पास मेन खबर आई। आज छाया रहा तो सिर्फ बाबूलाल वैष्णव हत्याकांड छाया रहा साहब। चाहे वो प्रदेश की बात कर लें, चाहे राष्ट्रीय स्तर के चैनलों की बात कर लें, चाहे सामाजिक संगठनों की बात कर लें, लेकिन हर व्यक्ति की जुबां पर सिर्फ आज एक ही नाम था, बाबूलाल वैष्णव, जिसको सपोटरा के बूकना गांव में जला करके मार डाला गया। और 21वीं सदी में ऐसा कृत्य, रूह कांप जाती है साहब जब इसकी कल्पना भी हम करते हैं कि सोचो उन आरोपियों की, उन अपराधियों की मानसिकता उस वक्त क्या रही होगी, कितनी गिरी हुई, कितनी घिनौनी और कितनी घटिया रही होगी, जिन्होंने एक जिंदा आदमी को पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी। पदम जी, जितनी भर्त्सना और निंदा की जाए ना इस कांड की उतनी कम है। बिल्कुल कम है। अब मेरे ख्याल में अब वो कहाँ गए वो इतिहासकार और वो बड़े बड़े लोग जो मोमबत्ती जलाने वाले, कहीं नजर नहीं आए। हाँ बिल्कुल, कैंडल मार्च निकालने वाले और समाज के नाम पर दम भरने वाले जो लोग हैं, क्योंकि अपराधी होते हैं साहब, किसी की कोई जाति कोई समाज नहीं होता। और आज उसी मुद्दे को लेकर के मेरे साथ है करौली धौरपुर के सांसद मनोज राजौरिया जी, डॉक्टर मनोज राजौरिया, और उनसे मैं आपकी बात करवाऊंगा। मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका लाइव पर जी न्यूज़ पोर्टल पर। जी धन्यवाद। मनोज सर, आज आपके संसदीय क्षेत्र से बहुत ही डराने वाली और दहलाने वाली खबर आई और मेरे ख्याल से आप भी उससे अनजान नहीं होंगे, अनभिज्ञ नहीं होंगे। क्या कहना चाहेंगे सर उस कृत्य के बारे में? सर, ये बहुत ही दुखद, डरावनी और अकल्पनीय अत्याचार की घटना है और एक निर्दोष व्यक्ति को जिस तरीके से जिंदा जला गया, तो ये सिद्ध करता है कि अपराधियों में कानून व्यवस्था का या पुलिस प्रशासन का कोई भी भय नहीं है। और राजस्थान सरकार जिस तरीके से आंखें बंद करके बैठी और अपराध बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही गंभीर है। और मैं अभी दिल्ली से रवाना हुआ हूँ, साथ में ही हमारी पार्टी की तरफ से एक कमेटी बनी है, वो भी कल पहुँच रही है। और अभी मैंने माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को मैसेज करवाया कि पीड़ित परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए की देने की घोषणा करें, एक परिवारजन को नौकरी दें और उस परिवार को सुरक्षा दें। अन्यथा हम सब मिलकर और भारतीय जनता पार्टी इसमें बड़े व्यापक पैमाने पर सरकार के विरुद्ध आंदोलन जब तक करेंगे जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। मनोज सर, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन मामलों में सिर्फ राजनीति होती रहेगी या धरातल पर भी कोई इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा? क्योंकि ये चीज़ें तो लगातार अब बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो दुष्कर्म के मामले हों, चाहे किसी को इस 21वीं सदी में जिंदा जला करके मार डालने जैसा भीभत्स कांड हो। क्या कहना चाहोगे?
देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत ही भर्त्सनापूर्ण कार्य है और बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक स्वच्छ सामाजिक व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है और जिस तरीके से कानून और व्यवस्था राजस्थान में विशेष तौर से बिगड़ चुकी है, अनियंत्रित हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को और कांग्रेस की जहां भी ऐसी स्थिति है, मानसिकता है कि इसको जातिवाद से या किसी और चीज से जोड़ते हैं। एक मानव होता है और वो मानवीय संवेदनाएं उसके साथ होनी चाहिए। और ये जो घटना है, ये राजस्थान सरकार की अकर्मण्यता, उसकी असंवेदनशीलता और नाकारापन को साबित करती है। और हम सब, इसमें कोई राजनीति नहीं है, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, सामाजिकता के नाते हम सब उस परिवार के साथ खड़े हैं और जब तक संघर्ष करेंगे, जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिले, अपराधियों को सजा नहीं मिले। मनोज सर, आपका संसदीय क्षेत्र है, कहीं ना कहीं आपको भी ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि लगातार वहाँ या तो कानून व्यवस्था की मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है या ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के अपराध अब क्यों बढ़ने लगे हैं। जिम्मेदारी तो आपकी भी उतनी ही बनती है। जी बिल्कुल बनती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तो अपराधियों का और प्रशासन का जिस तरीके से नियंत्रण नहीं बचा और मुख्यमंत्री जी का प्रशासन पे नियंत्रण नहीं बचा, और हम लोग लगातार जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री जी के सामने समय समय पर जिस तरीके की आपराधिक घटनाओं की जानकारी रखते हैं, चूंकि राजस्थान का पुलिस और प्रशासन मुख्यमंत्री जी के अधीन आता है, लेकिन उनके नाकामी के कारण ये चीजें नीचे हो रही है और ये बड़ा दुखद है और इसके खिलाफ हम एकजुट हैं और आंदोलन करेंगे जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। एमपी साहब, राजस्थान के लोग जो नेता हैं बड़े बड़े, जो हाथरस में जाके यूपी में जाके तो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में क्या वो बड़े नेता आएंगे, किसी प्रदर्शन करेंगे इसकी? देखिए, मैं मेरी बात करता हूँ और मेरी पार्टी की बात करता हूँ। निश्चित रूप से मैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी नेता और सभी कार्यकर्ता इस दुखद घटना में परिवार के साथ हैं और हम सब कल वहाँ पीड़ित परिवार के पास पहुँच रहे हैं और जबरदस्त तरीके से हमने अभी भी प्रशासन के समक्ष और मुख्यमंत्री के मैंने पत्र लिखा है और ये मांग उठाई है कि इनको न्याय मिले और हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता इनके साथ खड़ा रहेगा और अंतिम लड़ाई तक, न्याय तक इनके साथ देगा। मनोज सर, कहीं ना कहीं पाचना को लेकर के जो राजनीति है ना, वो भी अब उबाल पर है पूरी तरीके से और उसका भी चाह रहे हैं, जबकि ये एक किसानों का मुद्दा है और अब तो बहुत हो गया सर। 14 साल हो गई उनको बंद हुए। आज मैंने वहाँ डॉक्यूमेंट्री भी शूट की थी। अब तो इसका हल निकलना चाहिए सर। देखिए, इसके विषय में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुका हूँ लगभग 1-1.5 महीने पहले और इस विषय की गंभीरता और जिम्मेदारी उनके समक्ष रखी। जो गुड़ला की सिंचाई लिफ्ट योजना थी वो अधूरी पड़ी है, उसमें ठेकेदार काम छोड़ के भाग गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि हम जल्दी पूरी कराएंगे, वो अभी तक नहीं कर पाए। ये बड़ा गंभीर विषय है और लेकिन उनकी जो कही बातें हैं वो धरातल पे बिल्कुल नहीं आ पाती है। तो इस विषय पे भी हम बहुत गंभीर हैं। मुख्यमंत्री जी इस चीज में बड़ी लापरवाही कर रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि गुड़ला से जो ये हमारी जो सिंचाई योजना है जल्द से जल्द पूर्ण हो ताकि आवश्यकता अनुसार पानी सभी आम जन को भी मिल सके। बिल्कुल खूब पानी है मनोज सर उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि किसान को त्राई करनी पड़ रही है और इस बार तो बरसात भी नहीं हुई है उतनी, और ये पानी अब कहीं ना कहीं संजीवनी का काम करेगा उन लोगों के लिए। निश्चित रूप से पानी अमृत के समान होता है, संजीवनी के समान होता है, न सिर्फ पीने के लिए बल्कि कृषि के लिए भी, और जहाँ पानी है वहीं जीवन है। बिल्कुल निश्चित रूप से करौली के लिए तो ये पांचना बांध और गंभीर नदी दोनों ही जीवन के समान है और इस जीवन को बनाने के लिए हमें हमारी जो ARCP के अंदर भी इसको जुड़ाने का काम प्रयत्न किया है मैंने, और अभी भी हम चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो समक्ष समय समय पर इस चीज को बहुत जिम्मेदारी पूर्वक मैंने रखा है। आशा करता हूँ कि इसका समाधान निकलेगा और सभी जनों को इसका लाभ मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर। और जाते जाते एक मुद्दे की तरफ और आपका मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो मैंने अपनी पिछली लाइव में भी आपसे पूछा था। उदयी से आगे जो हाईवे रोड है NH-25, उसका काम खबर दिखाने के बाद शुरू तो हुआ था लेकिन अब फिर बंद हो गया और लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और वो सड़क अभी भी वैसी की वैसी ही है। जी बिल्कुल, आपने सही बताया। जब आपने मुझसे ये चीज की थी उस वक्त मैंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत इस पे फटकार लगाई थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान में जिस तरीके से सड़क निर्माण
का जो कार्य चल रहा है वो आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि किस तरीके से चल रहा है कि ठेकेदार आउट ऑफ कंट्रोल है, अधिकारी अपनी मौज में है और जनता की किसी को परवाह नहीं है। सिर्फ सरकारी पैसे का दुरुपयोग और लूट का काम चल रहा है। इससे हमने शिकायत की है, लेकिन राजस्थान सरकार इस पर कतई ध्यान नहीं दे रही है कि जनता के पैसे को, जो हमने जनहित में भारत सरकार से भी पैसा दिलाया, उसको भी ईमानदारी से ये जनहित में सड़कों का निर्माण करा सके। लेकिन हमने दिल्ली में संसद में इसकी आवाज़ उठाया, हमने माननीय केंद्रीय मंत्री के समक्ष भी हमने आवाज़ उठाई है और अगर ये इसमें लापरवाही करेंगे तो इनके खिलाफ हम दिल्ली में मांग करेंगे कि इनकी जांच कराएं, इनको सजा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर, और उम्मीद करते हैं कि जब भी आपकी आवश्यकता होगी आप बिल्कुल फिर से जुड़ेंगे लाइव पर, और बहुत सारे आपने सवालों के जवाब दिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस लाइव पोर्टल के माध्यम से मेरे जिले के, मेरे संसदीय क्षेत्र के बहुत ही संवेदनशील विषयों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए मैं आपको जी न्यूज पोर्टल के पूरे परिवार को, पूरे चैनल को बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ कि जनता के हित के मुद्दों को आप इसी तरीके से जनहित में सरकार तक और जनप्रतिनिधि तक उठाते रहेंगे ताकि जनहित के कार्य हो सके। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम भी आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जनता से जुड़े हर मुद्दे पर हम पहल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर मनोज राजौरिया, सांसद हैं करौली धौलपुर से, और बहुत ही प्यारे और शानदार नेचर का व्यक्तित्व है इनका। मैं कई बार इनसे मिला हूँ। चलिए, तो कुल मिलाकर के बहुत ही संवेदनशील मुद्दों पर आज हमने उनसे बात की और बहुत सारे सवालों को उन्होंने हमें जवाब भी दिया है। और ये सही बात है, देखिए कि सरकार जिसकी होगी, सत्ता उसकी जिसकी होगी, सवाल तो उसी से पूछे जाएंगे ना साहब। तो फिर अब इसमें राजनीति कैसी है कि साहब अगर कानून व्यवस्था ख़राब है तो जिम्मेदारी कांग्रेस की ही बनेगी, मौजूदा सरकार की ही बनेगी। अगर मौजूदा सरकार बीजेपी की होती तो बिल्कुल सवाल उन्हीं से किए जाते साहब, क्योंकि कानून व्यवस्था हो या कुछ भी हो। और अभी फ़िलहाल की अगर स्थिति देखी जाए तो गृह मंत्रालय तो खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं, और कोरोना के बाद में वो बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। लगातार CMR में मीटिंग चल रही है अलग अलग डिपार्टमेंट की, लेकिन वो चीज़ें धरातल पर नज़र क्यों नहीं आ रही, एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रही, ये देखना पड़ेगा। क्या ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं करना चाहता या ब्यूरोक्रेट्स को काम करने नहीं दिया जा रहा? एक सवाल तो है साहब, और कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, और यही सरकार से है। अच्छा, बाबूलाल वैष्णव का जो मामला है सपोट्रा के बूकना का, कल हमने अपनी ब्रेकिंग में आपसे कल ही बता दिया था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। आज सुबह जयपुर में SMS की मोर्चरी के सामने बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने जमकर के साथ प्रदर्शन किया है इस मैटर पर, और उनकी जो लाश है वो बूकना पहुंचाई जा चुकी है। और अपुष्ट खबरें ये भी आई है हमारे पास में कि कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो राज्यसभा सांसद हैं वो कल अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। कुल मिलाकर के ये है कि राजनीति तो जहाँ प्रबल उबाल पर है ही, वहीं सीधी सी बात यह है कि प्रशासन के लिए भी बड़ा टेढ़ा काम हो रहा है, क्योंकि इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर तो लिया गया है, लेकिन अभी भी लगभग 5 से 6 आरोपी ऐसे हैं जो फरार हैं। और अभी ब्रेकिंग आई है कि बिल्कुल दो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एक तो कैलाश मीणा है, और अगर दूसरा कोई नाम आया हो तो वो मुझे बता दें आप। लेकिन हमारे पास ये ब्रेकिंग आई है कि साहब उसमें 2 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, और बूकना के लिए रवाना रात 12 बजे पहुँचेंगे। विकास जी ने ये खबर भेजी है, धन्यवाद विकास जी। और हम भी वही कहने वाले हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बिल्कुल वहाँ पहुँचेंगे और मृतक के पीड़ित के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। पीड़ित की अगर बात की जाए ना भाई साहब, तो जितनी जानकारी उनके बारे में हमारे पास में आई है, दिल रोता है साहब कहीं ना कहीं से कि 6 उनके बेटियां हैं, बहुत गरीब परिवार है, एक झोंपड़ी में वो रहते हैं। और सुनने में ये भी आया था कि वो 21वीं सदी में आज भी आटा मांग करके और तब अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। तो इस तरह के वीडियोज़, इस तरह की सोशल साइट पर उनके जो हैं, वहाँ से हमारे पास में तथ्य निकल करके आ रहे हैं। और विप्र सेना जो है उसने बड़े पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया है, और विप्र सेना आर्थिक मदद भी बहुत जल्दी करने वाली है। इसका खुलासा भी मैं आपको करूंगा कि एक बड़ी मदद उस परिवार को देने वाली है। 50 लाख रुपए के मुआवजे की आज विप्र सेना ने मांग भी की थी। जो यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हैं शैलेश गौतम, और जो संयोजक हैं, प्रचारक हैं, जो मुख्य कमान संभालते हैं, प्रवक्ता हैं अखिल द्विवेदी, वो उनके साथ उनकी पूरी टीम, उन्होंने आज जमकर के प्रदर्शन किया। और 50 लाख रुपए, एक आश्रित को सरकारी नौकरी, और उस परिवार को कहीं ना कहीं सुरक्षा और संबल भी प्रदान किया जाना चाहिए। और जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, जिन्होंने इस घिनौने
और गिरे हुए कृत्य को अंजाम दिया। गहलोत साहब ने भी अपना दर्द ट्विटर के माध्यम से व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पीछे रहने वाली नहीं थी और बीजेपी के जितने भी कद्दावर नेता हैं उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से प्रदेश सरकार पर जमकर जो है आक्षेप लगाए हैं। पूछना चाहिए कानून व्यवस्था पर है, उन्होंने सब ने अपने अपने ट्वीट के माध्यम से इस घटना को कहा है। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। सवाई माधोपुर में क्या कुछ खबरें थी आज, तो सबसे बड़ी खबर तो एक ही थी साहब, बाबूलाल वैष्णव वाला जो मैटर है वो पूरे प्रदेश भर में और देश भर में गूंजा है। इसके अलावा दूसरी जो सबसे बड़ी खबर थी आज सवाई माधोपुर जिले से और करौली जिले दोनों को मिलाकर के, वो थी पाचना का पेच। यानी आज पाचना को खोलने के लिए विधायक साहब के नेतृत्व में आसपास की ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने और सैकड़ों की तादाद में वहाँ लोगों की संख्या थी, इन्होंने एसडीएम वर्षा मीणा को ज्ञापन सौंपा, सरकार से अपील की है कि पाचना का पेच सुलझा लिया जाए। दोस्तों आज पाचना में खुद भी पहुंचा, आपने दिन भर में शायद 3 से या 4 जो है लाइव वहाँ से देखी होगी। मेरा प्रयास था कि मैं एक एक कड़ी को खोल करके बताऊं आपको और ये बताऊं कि आखिर ये पाचना है क्या और पाचना का पेच सुलझेगा कैसे, गड़बड़ कहाँ है। मैंने एक चीज़ वहाँ जा कर के देखी है साहब, पानी की कोई कमी नहीं है और उस पानी को देख करके कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि बताइए आप, वो एक है ना कि पानी में मीन प्यासी और मुझे सुनसन आवत हाँसी, वो बड़ी ज़ोरदार सी एक बात मुझे याद आई कि आसपास इतना पानी है साहब लेकिन फिर भी किसान के खेत सूखे पड़े हुए हैं और वो पानी के लिए चिल्ला रहा है। आप गए कभी पाचना पदम जी, देखा था वो एरिया? जा नहीं पाया, लेकिन ये सारा राजनीति की भेंट चला हुआ है इस टाइम। अच्छा, इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब तक आप ब्यूरोक्रेट्स को शामिल नहीं करेंगे तब तक ये मामला सुलझने वाला है नहीं साहब। आप मेन जड़ पर पहुंचिए कि आखिर गड़बड़ है कहाँ। आप सरकार से अपील कर रहे हैं, आप भरोसा दे रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या दोनों जिले के जिले कलेक्टरों से या संभागीय आयुक्त से मिलकर के आपने इस पेच को सुलझाने की कोशिश की है? और मुझे ये उम्मीद है कि जिस दिन ये सब एक टेबल पर बैठ जाएंगे ना साहब, उस दिन इस मामले का निस्तारण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ किसान का मैटर है साहब, उसे किसी और चश्मे से देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सिर्फ किसान का मैटर है साहब। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि साहब किसान की आय दुगनी होनी चाहिए, किसान को सबसे ज़्यादा लाभ होना चाहिए, लेकिन लाभ होगा कैसे साहब? हज़ारों बीघा लाखों बीघा ज़मीन है ना उसकी, वो रीति पड़ी हुई है और अब तो ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। तो पाचना का आज जो है वो हमने स्टोरी दिखाई आपको और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। और मुझे भी यकीन मानिए बहुत मज़ा आया उस स्टोरी को कवर करने में और अच्छा लगा, पहली बार पाचना गया था मैं, तो वो बात है। तो चलते हैं एक और जो सबसे और वो है नाबालिग देह शोषण का मामला। याद है आपको अच्छी तरह से और लगातार भी वो चल रहा है मैटर कि उसमें लगातार अब एक जाकर के आज एक गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर के उसमें भी अब पुलिस प्रशासन, यानी कुल मिलाकर के आप देखिए सवाई माधोपुर ज़िले की पुलिस के लिए भी इस समय इम्तहान की घड़ी है। और करौली ज़िले, हालांकि मृदुल कछावा वहाँ जो पुलिस अधीक्षक हैं आज उन्होंने अपना बयान दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस नोट जारी किया है और उन्होंने उस घटनाक्रम पर पूरी जानकारी प्रोग्रेस बताई है। एक बात और मैं बता दूं, गिरफ्तार करेगी इसमें जी जान से जुटी है। तो सवाई माधोपुर जिला पुलिस प्रशासन और करौली जिला पुलिस प्रशासन दोनों के लिए ही इस समय दो जो मामले हैं ये अब बड़े बन गए हैं और ये चैलेंज बन गए हैं। ये बात है। आज हमारे पास एक शिकायत और आई है कि साहब पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनको घर मिल रहा था उनमें बहुत परिवार जिनको लाभ मिलना चाहिए उन्हीं को अगर लाभ दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। खंडार से भी एक खबर आई है कि विद्युत समस्याओं को लेकर के किसानों ने ज्ञापन दिया है और इन दिनों लाइट की ज़्यादा आवश्यकता है। बिल तो खूब ले रहे हैं आप और अब तो सुनने में बड़े गरीब किस्से और आ रहे हैं साहब। पदम जी आज कल हमारे पास में एक मैटर आया और ये कल नहीं एक दिन पहले और आया था मेरे पास में एक मैटर कि अगर कोई 40 साल पुराना आपका मीटर था और उसका कोई बिल बकाया था तो वो भी आपको देना पड़ेगा। अब इसको क्या कहेंगे आप? गलती फिर भी उपभोक्ता की है। आप उपभोक्ता से ही पूछ रहे हैं 40 साल से आप कहाँ थे। आपको ये बताने में शर्म आ रही है कि 40 साल से विभाग कहाँ था।
अभी भी उपभोक्ता को ही दोष दिया जा रहा है। ऐसे 2 मैटर हैं मेरे पास में इस समय बिजली विभाग के, जिनमें 40 साल 50 साल पुराने उनके बिजली के जो बिल हैं ना, वो अब उनको दिए गए हैं, जबकि नाम बदल गया, मीटर बदल गए, जगह बदल गई, खाता संख्या बदल गया, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से इस तरह चीज़ें निकल करके आ रही हैं। तो ये बिजली का जो जिन है ना, ये अब डराने लगा है साहब। और प्रदेश सरकार से मेरा निवेदन है, बहुत रेवड़िया मार रहे हो साहब। आपने टैक्स माफ़ कर दिए है ना, आपने रोड टैक्स, फिटनेस, बहुत सारी चीज़ों में रियायत दे दी साहब कारपोरेट घरानों को, तो लेकिन आम आदमी को अभी तक किसी चीज़ में रियायत नहीं मिली है। इस पर भी थोड़ा सा गौर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिजली के नाम पे तो सरकार लूट रही है आम पब्लिक को, बिल्कुल जान निकाल रखा है इस समय। पहले 2000 रुपये का आता था, अब 6000 रुपये का आ रहा है। जो पहले 2 महीने का आता था 2000 रुपये का, वो अब 1 महीने में आ रहा है। 6000 रुपये का आ रहा है, अब कैसे भरेगा? बिल्कुल, तो ये बात है। 15 दिन का भी था अब हाँ, 15 दिन का भी है। बिल्कुल, मेरे पास आया था वो मैटर, हालांकि उन सज्जनों ने दोबारा पता नहीं क्यों वो मैटर उठाया नहीं। और देखिए साहब, जब जनता ही सुस्त हो जाती है ना, तो फिर मीडिया क्या करेगा। और एक अजय जी, एक बैंकों का मामला बहुत वैसा चल रहा है। क्या मैं आम पब्लिक से पूछना चाहता हूँ, सही बताना ईमानदारी से, कि आज तक जिस भाई ने भी लोन लिया होगा, क्या बिना पैसे क्या रिश्वत दिए उसका लोन सैंक्शन हो गया क्या? बिना पैसे दिए लोन सैंक्शन करते ही नहीं है बैंक वाले, चाहे किसी बैंक में चले जाओ आप। और सारी योजनाएं धरी रह जाती हैं, आम आदमी के लिए कोई योजना नहीं है। चक्कर लगाता रहता है जब तक वो रिश्वत नहीं चढ़ाता, भेंट नहीं चढ़ाता, जब तक उसका लोन पास ही नहीं होता। आपको मैं बता दूं, मैंने एक खबर आपको पहले दिखाई थी सोनी जी के बारे में, शायद देवेंद्र सोनी जी, जिनकी हालत बहुत दयनीय थी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। उस समय कुछ लोगों ने दान भी दिया था, उन लोगों के लिए थोड़ी आर्थिक हेल्प भी की थी। मेरा कहने का मतलब ये है, उनका भी एक लोन का मामला है जो अभी तक नहीं सॉल्व हुआ है। और वो जो मैडम हैं यूको बैंक वाली, जिनके बारे में हमने आपको बताया था, उनको नोटिस भी जारी हुआ था और उनसे विभागीय जांच भी हुई थी। तो कुल मिलाकर के वो मामला भी यथावत है। कुल मिलाकर के योजनाएं जो है ना साहब, वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही हैं, और बैंक जो हैं वो नहीं दे पा रहे हैं लाभ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो ये कोरोना में जो गरीब आदमी के लिए लोन की वो व्यवस्था कर रखी है, लोन देने की, बिल्कुल बिल्कुल, मात्र एक ढकोसला, बिना रिश्वत दिए आपका लोन सैंक्शन होता ही नहीं है। और वैसे भी देखो, बैंकों में ऑनलाइन ठगी के जो मामले ना, वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं साहब, उनमें भी इजाफा हो रहा है। सोशल साइट के माध्यम से मान लीजिए आप, या झूठे पेटीएम, एटीएम पर। कुल मिलाकर के ये है कि ऑनलाइन ठगी बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय आम उपभोक्ता के साथ में। जितने डिजिटल हम हो रहे हैं ना, कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन जो सिस्टम है ना, ये परेशान भी कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है मलारना डूंगर से। मलारना डूंगर में 17 अक्टूबर से गुर्जर समाज की जो प्रस्तावित महापंचायत है साहब, इसको लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और पटवारी, गिरदावर, उनको सख्त आदेश दिए गए हैं कि बिना इजाज़त अब ज़िला ना छोड़ें, अपना मुख्यालय ना छोड़ें, और नज़र बना करके रखें 17 तारीख वाले मामले पर। तो ये है। और अभी एक खबर आई है कि प्रधान भवन के पीछे पास में एक सेंट्रल बैंक का जो एटीएम है, वहाँ से कमलकांत शर्मा, जो कि आदर्श नगर के रहने वाले हैं, उनकी एक बाइक चोरी हुई है। जब तक सीसीटीवी कैमरे सही नहीं होंगे, अपराधों पर लगाम नहीं लगेगी। आप कितना ही कुछ कर लो, क्यों पदम जी? ढूंढते हैं तो वही ढाक के 3 पात कि अब मिले तो कैसे मिले। अरे कम से कम किसी भी सीसीटीवी कैमरे के सामने होकर के वो निकलेगा तो कहीं तो फुटेज आएगी उसकी। इस टाइम मोटरसाइकिल चोर बहुत सक्रिय हैं इस टाइम, और ऑनलाइन लोगों को फ़ोन करते थे, भैया तेरी मोटरसाइकिल चाहिए तो इतने पैसे चाहिए, वो वापस भी आ रही हैं इस तरह से। बिल्कुल। तो ये एक खबर आई थी जस्ट ब्रेकिंग हमारे पास में। बजरी के खिलाफ 15 अक्टूबर से सरकार बड़े पैमाने पर चलाने वाली है साहब अभियान। इसको बंद क्यों करना चाहते हो, मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा। और अगर बंद करना चाह रहे हो तो फिर कोई फाइनल डिसीजन ले लो। मेरा मानना, बजरी ना बंद हो रही है और ना बजरी चालू हो रही है। मेरा मानना ये है, जब भी सरकार ने घोषणा की है या कलेक्टर साहब ने की है कि बजरी बंद होगी या इस पर लगाम लगेगी, तब तक उसकी जो बजरी 9000 की आ रही है वो 15000 की आ रही है, और अब राज्य सरकार ने कही है वो 20000 की बिकेगी है पेट्रोल। प्रत्येक थाने वाला ऐसा नहीं है कोई सा भी जो उनको पैसा बंधा नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये बातें हमारे सामने अब धीरे धीरे निकल करके आ रही हैं, बल्कि बहुत स्पष्ट रूप से ये भी पता चल रहा है कि साहब किस थाने की कितनी दहाड़ी बंधी हुई है। अब ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है सर। खेल गाड़ियाँ निकल रही हैं, बिल्कुल ट्रॉलियाँ निकल रही हैं, और इतनी तेज़ी से निकल रही हैं साहब कि दुर्घटना के कारण भी बन रही हैं ये ट्रॉलियाँ।
या तो बंद पूरी तरह कर दो ईमानदारी से। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है तो बंद क्यों नहीं करते? तो इसकी आड़ सुप्रीम कोर्ट की आड़ में ये कालाबाजारी क्यों हो रही है? ये जो खेल चल रहा है ना ये साहब पर्दे के पीछे का, इस खेल का पटाक्षेप करो कुल मिला करके। आम पब्लिक तो पिस रही है ना। बजरी की जो बजरी 2500 रुपये की आती थी अब 15,000 रुपये की आ रही है, वो ये कालाबाजारी के चलते। और देखिए प्रशासन से हम निवेदन करते हैं, हमारी ये कोशिश होती है कि प्रशासन वाकई में गंभीरता दिखाए और इन कामों को करे, वरना एविडेंस हमारे पास सब चीज़ के हैं। ये भी मैं प्रशासन से कह दूं सर, हम बिना देखे बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करते सर। नहीं है हम। अब इससे अच्छा ये है कि प्रशासन ईमानदारी से अपना काम करे और सरकार अपना काम जो है वो ईमानदारी से करे। देखिए बिजली के बिना निर्माण काम और विकास के जितने भी काम है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो सारे रुक जाएंगे साहब। तो जब आपको पता है तो आपको चालू तो करनी है साहब। क्या सरकारी काम रुके हुए हैं? कि सारे सरकारी काम चल रहे हैं इस टाइम? अरे सर जिसके पास पैसा है ना उसके पास बजरी है, कुल मिला करके है, बजरी बंद नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आड़ में कि ये काला बाजारी बढ़ रही है। बिल्कुल, तो ये बात है। और सांसद जौनपुरिया कल टोंक आ रहे हैं, अब उनकी तबीयत ठीक है और पूरी तरह स्वस्थ होकर के तो हम भी उनसे मिलने का प्रयास ज़रूर करेंगे इस बार। उन्होंने टाइम दिया था हमको कि मैं जब भी टोंक आऊँगा तो बिल्कुल तो हम उनसे ज़रूर संपर्क करेंगे, तो वो कल आ रहे हैं। उदय से आगे जो सड़क है उसको लेकर के अभी हमने बात कर ही ली डॉक्टर राजौरिया से, देखते हैं क्या होता है। और अब PWD गंगापुर सिटी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सर कॉलेज तक जो रोड आपने बनाई है सैनिक नगर से लेकर के कॉलेज तक, उस पर जो मिट्टी है और जो दिन भर धूल उड़ती है, कृपया उसको साफ़ करवा दें तो वो सड़क जो है वो चलने लायक हो जाए साहब। हालांकि गंगापुर में एक बात बता दूं मैं, शायद ही ऐसा कोई रोड हो जिस पर इन दिनों धूल ना उड़ती हो। रोड नहीं, पूरे गली मोहल्ले पूरे अमृत योजना वालों ने इन्हें सबने खोल के पटक दिया। अमृत योजना वाले का हर जगह मिट्टी उड़ती है। 7 महीने से मुझे मेरे वो दिन याद आ गए साहब जब हम 7th और 8th क्लास में पढ़ा करते थे और उदय मोड़ वाला जो क्षेत्र है उसमें इतनी मिट्टी हुआ करती थी सड़कों पर। और उसके बाद जब इस तरह की सड़कों का निर्माण हुआ उसके बाद से अब ऐसा लगने लगा है कि हम वापस उसी दौर में पहुंच गए साहब। अमृत योजना के ठेकेदारों को कहना है कि हमारा पैसा ही नहीं दिया, हमें पैसा ही नहीं दिया। 70-80 करोड़ रुपए हमारा बकाया चल रहा है। और पदम जी अब पैसा हम तो देंगे नहीं। अगर वो रोज रोज इसी बात को कहते हैं तो मेरे समझ में नहीं आता कि जनता कब तक से पैसे से रखेगी। और प्रशासनिक अधिकारियों से ये कहना है या और ऊंचे सरकार से ये कहना है, राजस्थान सरकार से, कि उनका पेमेंट कराए जिससे अमृत योजना में तेजी आ सके। नहीं, लेकिन अब इसके लिए पहल कौन करेंगे? या तो स्थानीय विधायक करेंगे या स्थानीय सांसद करेंगे या फिर ब्यूरोक्रेट्स अगर चाहे तो वो भी दबाव बना सकता है कि सब काम रुके पड़े पब्लिक के। आम पब्लिक पिस रही है, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। तो ये बात है। और इसके अलावा आज कोई बड़ी अपडेट नहीं थी। गंगापुर सिटी या उसके आसपास से क्राइम की कोई बड़ी रिपोर्ट नहीं थी, क्योंकि आज पूरे दिन भर एक जो खबर थी वो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी और वो थी बाबूलाल वैष्णव हत्याकांड, सपोर्टरा भूकना। बिल्कुल, जौनपुरिया जी से MP साहब से भी बात की जाएगी इस मामले में, पाचना बांध को लेकर। ऋषिकेश जी ने कहा है कि बिल्कुल हाँ ठीक है, वो तो बात करनी ही है साहब, और उनसे तो डेफिनेटली हम बात करेंगे ही। कल जौनपुरिया जी आ रहे हैं टोंक, तो बिल्कुल हमने अभी आपसे कहा उनसे मिलेंगे और सिर्फ इसी पर नहीं बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि टोंक सवाई माधोपुर के सांसद है साहब और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनकी भी। ट्रॉलियाँ अभी भी जा रही हैं बजरी खाली करके, हाँ, वही हमारे कैमरामैन बता रहे थे अभी आपको। तो कुल मिला करके ये है साहब कि उनसे ज़रूर पूछेंगे और बहुत सारे मुद्दों पर पूछेंगे। दूसरी बात, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जब काम नहीं हो रहा है तो उनसे भी सवाल तो किए जाएंगे। तो ये तमाम छोटी बड़ी खबरें थी आज की, इसके अलावा और कोई खबर नहीं थी गंगापुर सिटी और उसके आसपास से। ऑल इज़ वेल है। कोरोना तो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है और पॉजिटिव केस नहीं आए हैं, पहली बार ये राहत मिली है। और कहीं ना कहीं अब सुनने में ये भी आ रहा है कि कोरोना अब नीचे जाएगा, 100% जाएगा, लेकिन सुरक्षा सबको करनी है साहब। मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, अपनी सुरक्षा ज़रूर करें और नियमों का पालन ज़रूर करें। और एक सबसे बड़ी बात, खबरों को शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इन्हीं खबरों को अगर आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो हमारे पेज पर ये सारी खबरें आपको डिटेल में भी मिलती हैं। पेज पर भी आप जाएं, वहाँ का विज़िट करें। न सिर्फ ये खबरें बल्कि और भी बहुत सारी ऐसी खबरें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो भी आपको पेज पर मिलेंगी। तो हमारी कोशिश यही है कि अच्छा और सच्चा ये चीज़ें आपको हम दिखाएं। और पाचना की जो आज लाइव की स्टोरी दिखाई उसके लिए मुझे भी बहुत खुशी है और बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली लाइव पाचना की मैं उसी दिन दिखाऊंगा जिस दिन मोरियां खुलेंगी, पाचना बांध खुलेगा और किसानों को पानी मिल जाएगा। यकीन मानिए जी न्यूज़ पोर्टल दिल से खुशी मनाएगा,
क्योंकि ये बात किसानों की है, धरती के अन्नदाता की है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। कल फिर कुछ नई लाइव के साथ में और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर मिलते हैं। और वार्ड नंबर 45 के लोगों ने, हाँ, वार्ड नंबर 45, यस, मैं जाते जाते वो और बता दूं आपको कि वार्ड नंबर 45 के लोगों ने आज जमकर प्रदर्शन किया है साहब उन लोगों ने, क्योंकि उनको भी लगभग 1 से 1.5 महीना हो चुका है सिर्फ आश्वासनों पर। एसडीएम कार्यालय पर काफ़ी जमकर प्रदर्शन किया उन लोगों ने और विधायक महोदय से मिले हैं। लगा आपको कि सीरियस है? आश्वासन मिला भी नहीं, पर आश्वासन से तो काम नहीं चलेगा साहब। किसी एक योजना के चलते आप 35 साल से चले आ रहे रास्ते को थोड़ी रोक देंगे, रास्ता तो देना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल आश्वासन मिला है, पहले तो वो बात है कि राहत तो देनी पड़ेगी साहब। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद और कल फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।